हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सुधांशु। आज की हमारी वीडियो लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में उसको कवर किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड जो आपका डीएससी 4 सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जो आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो उसकी सेकंड यूनिट है उसके फर्स्ट चैप्टर को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को कवर किया था। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं जो आपकी सेकंड यूनिट है, यह है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम जो आपका लोक प्रशासन है उसका जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है वो हम समझेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका आता है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, जो कि आपका लोक प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, उसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का प्रतिपादन अमेरिकी इंजीनियर फ्रेडरिक विंसलो टेलर एफडब्ल्यू टेलर ने किया था। जो आपके एक अमेरिकी इंजीनियर थे फ्रेडरिक विंसलो टेलर एफडब्ल्यू टेलर, उन्होंने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, जिसे टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो एफडब्ल्यू टेलर जी थे उनका प्रमुख उद्देश्य प्रबंधन में वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करके जो आपकी उत्पादन क्षमता था उसको बढ़ाना और दक्षता में सुधार करना था। यह उनका प्रमुख उद्देश्य था। जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है वो आज भी उत्पादन और औद्योगिक संगठनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो आपका उत्पादन और औद्योगिक संगठनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण ही है टेलर का। तो ये तो हमने इसका एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं जो आपके एफडब्ल्यू टेलर जी है उनकी क्या क्या रचनाएं थी और उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियाँ विकसित की। तो सबसे पहले हम इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। जो एफडब्ल्यू टेलर थे उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं उनको हम देखेंगे। जिसमें आपकी सबसे पहले आती है शॉप मैनेजमेंट 1903, जो आपकी ये पुस्तक थी। इसमें टेलर ने कारखानों में प्रबंधन और कार्यकुशलता बढ़ाने के तरीके बताए हैं। सेकंड आपकी आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। इसमें टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधनों के सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक उपयोग पर प्रकाश डाला है। जो आपके वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं उन पर और जो आपके उनके व्यावहारिक उपयोग है उन पर प्रकाश डाला है एफडब्ल्यू टेलर ने। तो ये हमने आपकी प्रमुख रचनाएँ देख ली। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख पद्धतियाँ विकसित की। तो टेलर ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई वैज्ञानिक पद्धतियाँ विकसित की, जिनमें से आपकी सबसे पहले आती है कार्य अध्ययन वर्क स्टडी। कार्य की सर्वोत्तम विधि खोजने के लिए समय एवं गति का अध्ययन किया। दूसरा आपका आता है समाध्ययन टाइम स्टडी, जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए मानक समय निर्धारित करना आता है। थर्ड आपका आता है गति अध्ययन मोशन स्टडी, जो अनावश्यक गतिविधियाँ होती है उनको हटाकर कुशल प्रणालियाँ विकसित करना इसके अंतर्गत आता है। फोर्थ आपका आता है श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें जो श्रमिक होते हैं और प्रबंधक होते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं उनको स्पष्ट रूप से अलग करना होता है, ताकि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच संतुलन बना रहे। एक आपका आता है यहीं पर मानकीकरण, जो उपकरणों विधियों और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। सिक्स्थ आपका आता है प्रोत्साहन प्रणाली। श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जो बोनस दिए जाते हैं और वेतन वृद्धि दी जाती है, जो प्रमोशन किया जाता है उनका, वो इसके अंतर्गत आता है। वो इसकी पद्धति का विकास भी एफडब्ल्यू टेलर जी ने ही किया। तो यहाँ पर हमने इनकी प्रमुख पद्धतियाँ और प्रमुख रचनाएं देख ली। अब हम देख लेते हैं आखिरकार वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है क्या। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के संदर्भ में यह यांत्रिक परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आया। जो आपका ये दृष्टिकोण था वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण था, यह यांत्रिक परिवर्तनों के शुरुआती चरणों में आया, जिसने आधुनिक संस्कृति की समस्याओं के भाग को संबोधित करने का प्रयास किया। जो आपका वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण था इसने जो आधुनिक संस्कृति की समस्याओं के भाग थे उनको संबोधित करने का प्रयास किया। यांत्रिक समुदाय की मूलभूत चिंताएं उत्पादकता में सुधार, लाभ लेने हेतु सर्जन के कम खर्च थे। जो आपका वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण था यह दो लंबी प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण हुआ, इसलिए इसको मानवीय नवीनता के रूप में पहचाना गया। जो इन्होंने श्रमिकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अग्रणी कार्य किए।
और जो कि दूसरा कार्य था इनका वो था नए बाजार का विकास करना। जो टेलर थे उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को समकालीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया, परंतु जो आपकी वैज्ञानिक पद्धतियाँ है उस पर अधिक बल देता है। जो ये अब वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर अधिक बल देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके FW टेलर जी है। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है, जो कि FW टेलर जी का है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा है। जो आपके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है उनमें 4 प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें किसी भी संगठन में उत्पादन में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना है, जो कि इस प्रकार से है। तो चलिए अब हम वे 4 प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जो आपके विभिन्न प्रबंधन कार्य है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इनका एक प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा आपका आता है कार्य का कठोर वर्गीकरण एवं सतत प्रशिक्षण व्यवस्था। थर्ड आपका आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्कसंगत रूप से चयनित कार्यबल का मिश्रण। जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो आपका तर्कसंगत रूप से चयनित कार्यबल है उसका मिश्रण करना। फोर्थ आपका जो सिद्धांत आता है वो मालिकों व श्रमिकों के दायित्वों का निर्धारण करना है। जो आपके मालिक होते हैं और जो आपके श्रमिक होते हैं उनके जो दायित्व होते हैं उनका निर्धारण करना है ताकि संतुलन बने रहे। तो हमने ये वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लिए। अब हम देख लेते हैं कार्य का विज्ञान व उसका विकास। टेलर ने यह ध्यान दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कार्यबल आवश्यक है। जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके लिए कार्यबल एक महत्वपूर्ण अवस्था है। उन्होंने माना कि एक कार्य को करने का उचित रूप से तरीका व्यवस्थित अवलोकन द्वारा संभव है। जो कि आपका उन्होंने बोला है जो आपका कार्य करने का उचित रूप का तरीका है वो एक व्यवस्थित अवलोकन द्वारा ही संभव है। उन्होंने पुराने अंगूठे के नियम को परिवर्तित करने की बात कही। जो आपका पुराने अंगूठे का नियम है उसको परिवर्तित करने की बात FW टेलर जी ने कही। इसमें इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, तालिका बनाना आदि जैसे विभिन्न कार्यों का अनुभव और अंत में उन कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है। जो ये आपकी पद्धति है, सिद्धांत है, इसमें आपको रिकॉर्ड करना, तालिका बनाना और जो आपकी विभिन्न कार्यों का अनुभव है अंत में उन कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है, वे इसके अंतर्गत आते हैं। ये नियम वास्तविक कार्य की स्थिति पर लागू किए जाते हैं। जो आपके वास्तविक कार्य है उनकी स्थिति पर ये नियम लागू किए जाते हैं। यह सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना को समाप्त करने का काम करता है। जो सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना होती है उसको समाप्त करने का काम ये सिद्धांत करता है। अब हम दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं वैज्ञानिक चयन में श्रमिकों का विकास। कार्यबल के चयन और निरंतर रूप से कार्य संस्कृति के विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। जो आपका कार्यबल का चयन है और निरंतर रूप से जो कार्य संस्कृति का विकास है उसमें जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका होना एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। टेलर का जो मानना था उनका मानना था कि प्रत्येक मजदूर चाहे वह महिला हो या पुरुष उनकी स्वयं की क्षमताएं होती है। जो आपके महिला और जेंडर इक्वालिटी होती है उनकी स्वयं की क्षमताएं होती है। इसमें व्यवस्थित प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। जो आपका एक प्रशिक्षण होता है वो होना आवश्यक है। जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इस बात पर बल देता है कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन होना अत्यंत ही आवश्यक है। मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कोई आपका कठोर कार्य है तो उसके लिए पुरुष का चयन होना ही आवश्यक है, और जो आपका कोई नॉर्मली कार्य है उसके लिए आप महिला का चयन भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन होना अत्यंत ही आवश्यक है। एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नई तरीकों, उपकरणों व स्थितियों को भरपूर जोर के साथ स्वीकार कर सके। उन्होंने कहा है कि एक उचित पर्यावरण बनाया जाए जिससे कि जो श्रमिक है वे नए तरीकों, उपकरणों और स्थितियों का भरपूर जोश के साथ स्वीकार कर सके और अपने काम को ध्यानपूर्वक करे। श्रमिकों के लिए अवसरों को पैदा किया जा सके ताकि उनके भीतर की क्षमता उभर सके। जो श्रमिक है उनके लिए बहुत सारे अवसर पैदा किए जा सके जो कि उनके अंदर जो भी क्षमताएं है वे सामने आ सके, उभर सके। तो हमने ये देख लिया वैज्ञानिक चयन व श्रमिकों का विकास। अब हम देख लेते हैं कार्य विज्ञान का संयोजन व श्रमिक का वैज्ञानिक चयन। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत पहले व दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है। जो आपका ये वाला सिद्धांत है यह आपका पहले और दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है, इसलिए उन्होंने इसके साथ लाने व कार्य विज्ञान में वैज्ञानिक चयन करने तथा कार्यबल के विकास पर जोर दिया है। इसलिए उन्होंने जो इसको साथ में लाने के लिए कार्य विज्ञान में वैज्ञानिक चयन और जो कार्यबल का विकास है उस पर अधिक जोर दिया है। जो ये थे इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना को आधार प्रदान किया है। जो आपका ये सिद्धांत है इसने वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना को आधार प्रदान किया है। तो अब हम फोर्थ सिद्धांत, आपका लास्ट सिद्धांत देख लेते हैं जो कि आपका आता है श्रमिक व प्रबंधन उत्तरदायित्व का बंटवारा।
टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि मालिकों व श्रमिकों के मध्य में एक विभाजन संवाहक पर्यावरण में साझा जिम्मेदारियों के साथ हो। उन्होंने कहा है जो आपके मालिक होते हैं और जो आपके श्रमिक होते हैं उनके अपने अपने कार्य होने चाहिए, उनका विभाजन सही तरीके से होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों का विभाजन होना चाहिए। प्रचलित अभ्यासों में संगठन में उत्पन्न किसी भी समस्या की उत्पत्ति को श्रमिकों को ही दोष दिया जाता है। आपकी जो भी उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी समस्या की उत्पत्ति होती है तो उसमें श्रमिकों को ही दोष दिया जाता है, ये जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारियों को संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अतः टेलर ने इन दोनों के मध्य समान उत्तरदायित्व के विभाजन को महत्वता दी। जो टेलर है उन्होंने दोनों के मध्य समान उत्तरदायित्व, जो उनके कार्य है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनके विभाजन को महत्वता दी है, जो कि एक भाग के अधिक भार को कम करने में मदद करता है, ताकि किसी एक पर ही अधिक भार न रहे, ताकि श्रमिक पर ही अधिक भार न रहे या फिर मालिक पर ही अधिक भार न रहे। इसके लिए उन्होंने विभाजन को महत्वता दी है। इस प्रकार की साझा जिम्मेदारी एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है। जो इस प्रकार की आपकी स्थिति होती है, प्रणाली होती है, वो एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में बहुत ही सहायक होती है। तो ये तो हमने आपके लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे वे 4 सिद्धांत देख लिए। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन की शुरुआत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत की थी वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने की थी, जो कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करी थी। इसका जो उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन में सुधार करके उत्पादन और दक्षता को बढ़ाना था। इनका जो उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्पादन और दक्षता को बढ़ाना, वैज्ञानिक तरीकों में प्रबंधन, जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उनमें सुधार करके जो आपके उत्पादन और दक्षता थी उनको बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए हम इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं देख लेती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं कार्यप्रणाली में सुधार। पारंपरिक प्रबंधन की जगह वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा सर्वोत्तम कार्यविधि अपनाना। जो कि आपके पारंपरिक प्रबंधन थे उनकी जगह अगर हम वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा सर्वोत्तम कार्यविधि अपनाएंगे तो ये आपकी प्रमुख विशेषताओं में से आपकी प्रथम विशेषता हो गई। अब जो आप दूसरी देख लेते हैं समय और गति अध्ययन। अनावश्यक कार्यों को हटाकर श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। थर्ड आपकी आती है मानकीकरण, जो कि उपकरणों, प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को मानकीकृत करना, ये आपका मानकीकरण में आता है। फोर्थ आपका आता है श्रम विभाजन। जो प्रबंधकों और श्रमिकों के कार्य थे वे स्पष्ट रूप से अलग हो गए। पांचवा आपका आता है प्रोत्साहन योजना, जिसमें आपका बोनस वगैरह या फिर आपका वेतन वृद्धि होते हैं, वे आते हैं। उच्च प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को वेतन वृद्धि और बोनस देना, जो प्रमोशन होता है प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, वो आता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी इस आंदोलन की। अब हम इस आंदोलन के प्रभाव देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला प्रभाव है वो आया है औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादकता में वृद्धि हुई। दूसरा आपका आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों की नींव रखी गई। तीसरा आपका श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच बेहतर समन्वय हुआ, उनके जो संबंध थे वे बहुत ही बेहतर हो गए। तो ये हमने आंदोलन के प्रभाव भी देख लिए। अब हम इसकी आंदोलन की कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें श्रमिकों पर अत्यधिक दबाव नहीं दिया जाता है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। मानवीय भावनाओं और सामाजिक संबंधों की अनदेखी की गई इसमें। तो ये हमने वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन देख लिया, जिसकी शुरुआत एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने की थी। अब हम देख लेते हैं जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसकी कुछ आलोचना कर लेते हैं और जो कुछ मतभेद है उसके संबंध में वे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना देख लेते हैं, जिसमें मानवीय पक्ष की उपेक्षा की गई। टेलर ने केवल उत्पादकता और दक्षता पर ध्यान दिया, लेकिन श्रमिकों की भावनाओं और सामाजिक आवश्यकताओं की अनदेखी की। जो टेलर थे उन्होंने केवल उत्पादकता और दक्षता पर ही ध्यान दिया, उनको ही बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु जो श्रमिक थे उनकी भावनाओं और जो उनकी सामाजिक आवश्यकता है उनको अनदेखा कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा आपका आता है श्रमिकों पर अत्यधिक दबाव। जो समय और गति का अध्ययन था उसके कारण जो श्रमिक थे उन पर अत्यधिक कार्य का दबाव बढ़ गया, जिसके कारण वे स्ट्रेस में आए। तो ये आपका एक आलोचना का बिंदु है। थर्ड आप देख सकते हैं रचनात्मकता की कमी। जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन है इसमें रचनात्मकता की कमी है। हर कार्य को मानकीकृत करने से श्रमिकों की स्वतंत्रता और नवाचार क्षमता सीमित हो गई। जो आपका हर कार्य था उसको मानकीकृत करने से जो आपके श्रमिक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी और नवाचार क्षमता थी वो बहुत ही हद तक सीमित हो गई। फोर्थ आप देख सकते हैं इसमें श्रम और पूंजी के बीच संघर्ष।
टेलरवाद ने श्रमिकों के हितों की तुलना में प्रबंधन को अधिक महत्व दिया, जिससे श्रमिक का असंतोष बढ़ा। जो कि टेलरवाद था उसने जो श्रमिक के हित की तुलना में जो श्रमिकों का हित था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रबंधन को महत्व दिया, जिसके कारण जो श्रमिक थे वे असंतोष बढ़ गया उनके अंदर, वे असंतोष से भर गए। पांचवा आपका आता है सभी उद्योगों में लागू नहीं। जो यह सिद्धांत था यह केवल मशीन आधारित उद्योगों में लागू था। जो आपका सेवा और रचनात्मक क्षेत्र में था उसमें ये कम उपयोगी रहा। तो ये आपने कुछ इसकी आलोचनाएं देख ली। अब हम इसका वैज्ञानिक प्रबंधन में जो मतभेद है वो देख लेते हैं। जो टेलर बनाम हेनरी फेयल है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। टेलर ने कार्यस्थल की दक्षता पर ध्यान दिया, जबकि हेनरी फेयल ने संपूर्ण संगठन के प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया। जो टेलर थे उन्होंने जो कार्यस्थल की दक्षता पर थी उस पर अधिक ध्यान दिया, बाकी जो हेनरी फेयल थे उन्होंने संपूर्ण संगठन के प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया। दूसरा आपका आता है श्रमिक संघों का विरोध। श्रमिक संघों ने टेलर की पद्धतियों का विरोध किया, क्योंकि इससे श्रमिकों को अधिक श्रम करना पड़ता था लेकिन उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता था। जो आपके श्रमिक थे उन्होंने इस पद्धति का विरोध किया, क्योंकि उनको काम अधिक करना पड़ता था और लाभ उनको कम मिलता था। थर्ड आप देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं की अनदेखी। एल्टन मेयो और व्यवहारवादी प्रबंधन सिद्धांतकारों ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन में श्रमिकों की सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया गया है। जो आपके एक विचारक थे एल्टन मेयो, उन्होंने व्यवहारवादी प्रबंधन और जो व्यवहारवादी प्रबंधन सिद्धांतकार थे उन्होंने ये कहा जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन है इसमें जो श्रमिकों की सामाजिक और मानसिक आवश्यकता है उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो यहाँ आपकी कुछ आलोचनाएं और मतभेद हो गई वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध पहला स्पष्ट सिद्धांत होने के अलावा इसने औद्योगिक संगठनों की समस्याओं के समाधान की पेशकश भी की। जो आपका टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है उन्होंने पहला स्पष्ट सिद्धांत तो था ही, वो साथ में उन्होंने औद्योगिक संगठनों की जो समस्याओं का समाधान था उनको भी सामने पेश किया। टेलर के इस सिद्धांत से अधिक लाभ प्राप्त हुए और यह कई संगठनों की उत्पादकताओं की समस्याओं को हल करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। जो आपका ये टेलर का ये सिद्धांत था वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण से, इससे लाभ तो बहुत अधिक प्राप्त हुए और जो कई संगठनों में उत्पादकता की समस्याएं थी उसको भी दूर किया। टेलर ही ऐसे पहले प्रशासकीय चिंतक रहे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ भरोसा किया और एक सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। जो आपके टेलर थे वे ऐसे प्रथम प्रशासकीय चिंतक थे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ विश्वास किया, भरोसा किया और एक अच्छा तरीका खोज निकाला। टेलर का मानना था कि इन सिद्धांतों का प्रयोग सार्वभौमिक है। टेलर ये सोचते थे जो ये सिद्धांत है इनका प्रयोग सार्वभौमिक है तथा इसे सभी संगठनों की प्रकृति में निरपेक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। वे सोचते थे कि ये आपका जो सिद्धांत है सार्वभौमिक है और इसे सभी संगठनों की प्रकृति में निरपेक्ष रूप से लागू किया जाता है। उनका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत मुख्य रूप से श्रमिकों की समस्याओं पर बल देता है। जो उनका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है टेलर का, वे श्रमिकों की समस्याओं पर बल देता है। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी दर की अवधारणा, मानसिक क्रांति, काम के विज्ञान का प्रसार, मितव्ययता, प्रभावशीलता व दक्षता इस वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को अन्य पारंपरिक सिद्धांत से अलग करती है। जो कि टेलर की विभेदात्मक मजदूरी की अवधारणा है, मानसिक क्रांति है, काम के विज्ञान का प्रसार है, मितव्ययता है, प्रभावशीलता व दक्षता है। ये सिद्धांत इनको अन्य पारंपरिक सिद्धांत से अलग करते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि था वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। यहीं पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है उसकी जो मुख्य विशेषताएं है और उससे क्या क्या प्रभाव हुए उनको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें।